तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महक एकेडमी के परिवार में। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी पड़ेगी। यानी कि एनसीईआरटी एससीईआरटी जो बुक है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से होती है। तो हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की जो किताब है उसे हम शुरू कर रहे हैं और इसका जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है इसका सौरमंडल में पृथ्वी। तो हम इसका जो पहला चैप्टर कर रहे हैं सौरमंडल में क्या है, पृथ्वी, इसका पहला चैप्टर है। तो इसके आगे हम देखेंगे सौरमंडल में पृथ्वी को हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इसके आगे देखते हैं, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जैसे आप चंद्रमा को देखते हैं, कभी किसी दिशा में कभी किसी दिशा में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में एक बार देख सकते हैं। तो जो पूर्ण चंद्रमा होता है, पूरा होता है जो चंद्रमा, से आप एक महीने में लगभग एक बार ही देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। क्या कहते हैं इसे? पूर्णिमा कहते हैं। तो आप ये पॉइंट नोट करते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट है कि जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। 15 दिन बाद क्या आता है? अमावस्या आता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यानी कि सूर्य की चमक से हम क्या दिन में वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। इसके आगे देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि जो चंद्रमा है और इसके समान जो सभी वस्तुएं हैं, ये सूर्य के जो आसमान है उसमें चमकते हुए जो जितने भी तारे हैं उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जैसे तारा किसे कहते हैं? जिनमें अपनी क्या होती है? ऊष्मा और प्रकाश होता है। उन्हें क्या कहते हैं? हम तारा कहते हैं। जैसे सूर्य भी ये क्या है? तारा है। हमारा सूर्य क्या है? सूर्य है एक तारा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। सूर्य क्या है? एक तारा है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं कैसी छोटी दिखाई पड़ती हैं। यदि हम दूर की वस्तुओं को देखें तो हमें दूर से कैसी छोटी दिखाई पड़ेगी। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। इसी क्रम में रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जितने भी हमारे तारे जो दिखाई देते हैं आसमान में उन्हें हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो बिग बियर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है।
बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि यानी सप्त, सात ऋषि यानी संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का क्या है, एक भाग है। अर्सा मेजर का क्या है, एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो उत्तर दिशा में होता है उसे कहते हैं ध्रुव तारा, उसी को कहते हैं उत्तरी तारा या ध्रुव तारा, उत्तर दिशा में होता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में हम देखेंगे, इस चित्र में देखेंगे कि ध्रुव तारा कहाँ है। ये रहा ध्रुव तारा। यहाँ से जब हम पृथ्वी से देखते हैं उत्तर दिशा में, तो हमें सामने क्या दिखाई पड़ता है, ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है। इसके आगे चलते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में, हो गया है ये तो, इसके आगे देखेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह किसे कहते हैं, जिनमें अपनी कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है। लेकिन इन्हें प्रकाश कहाँ से मिलता है, तारों से इन्हें प्रकाश मिलता है, क्योंकि तारों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो जिनमें ऊष्मा प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं, और जिनमें नहीं होता है उन्हें ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, जैसे पृथ्वी हमारी क्या है, एक ग्रह है। इसी क्रम में ग्रह है जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, प्लेनेट। इंग्लिश में ग्रह को कहते हैं प्लेनेट। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेट का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो पृथ्वी को जो प्रकाश है कहाँ से आता है, सूर्य से आता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला रहेगा, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, और पृथ्वी क्या है, ग्रह। चंद्रमा क्या है, उपग्रह। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर यानी चारों ओर चक्कर लगाने वाला। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा क्या प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। चंद्रमा यानी उनके उपग्रह। यह 7 में से कुछ के पास क्या है, उनके उपग्रह भी हैं। इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं सौरमंडल। इम्पोर्टेंट रहेगा क्या, सौरमंडल। तो देखिए सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य सौरमंडल का मुखिया होता है, क्योंकि सूर्य के पास अपना प्रकाश है और अपनी ऊष्मा है। और इसमें आता क्या क्या है, 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, खगोलीय पिंड भी आते हैं, और क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड आते हैं। इन सबको मिलाकर कहते हैं सौरमंडल। और जो इनका मुखिया होता है वो होता है सूर्य। सूर्य मुखिया क्यों होता है, हमने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में ही जानकारी लेंगे कि सूर्य क्या है। तो देखिए सूर्य क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ है, केंद्र में। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो सूर्य किससे बना है, सूर्य बना है गर्म गैसों से। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे
बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य के बाद पढ़ेंगे हम ग्रह। ग्रह क्या हैं? तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने 8 ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, पहले बुध आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए। सबसे पहले आता है सूर्य के निकट कौन है? बुध है। उसके बाद शुक्र है। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई, वेरी, एफिशिएंट, मदर जस्ट, सर्व्ड, अस, नर्ट। तो ये क्या है? सूर्य से दूरी, ग्रहों की दूरी है। याद करने की ये क्या है? एक ट्रैक है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं। तो सूर्य है ये, सूर्य के चारों ओर हमारे क्या है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। इसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम कक्षा कहते हैं। जिसमें पथ पर चक्कर लगा रही है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, या ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसे हम कहते हैं कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो बुध को सबसे कम समय लगता है, क्योंकि ये सबसे पास में है, तो सबसे कम समय बुध को लगेगा। 88 दिन लगते हैं बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। और तो आकार और आकृति के हिसाब से पृथ्वी और शुक्र को क्या? जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में एक बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया था कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो प्लूटो को अब क्या माना जाता है? बौना ग्रह कहा जाता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट कुछ बिंदु देख लें। इम्पोर्टेंट बिंदु है ये। तो इसमें देखिए क्या है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो जो खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करता है उन्हें क्या कहते हैं? हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। हमने पढ़ा सूर्य पढ़ लिया, हमने सौरमंडल में सूर्य पढ़ लिया, ग्रह पढ़ लिया। इसके बाद चलते हैं पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी क्या है। सबसे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो सूर्य के बाद देखेंगे तो बुध सबसे पहले आता है, इसके बाद शुक्र आता है, फिर आती है हमारी पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है ध्रुवों के पास क्या है? पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, यानी ऐसे बनी हुई है। ये ध्रुव है, यहाँ क्या है? पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी क्या है? यहाँ पर चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, आप नोट कर लीजिए कि पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? तो भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, यानी पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। केवल पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि केवल, यानी कि जीवन कहाँ संभव है? तो केवल पृथ्वी पर ही संभव है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है।
जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो पृथ्वी सौरमंडल का कैसा है? सबसे अद्भुत ग्रह है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। 2/3 सतह कैसे पानी से ढकी हुई है? तो पानी का रंग होता है नीला जैसे। तो पूरी पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है? अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है पेपर में, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे चंद्रमा। आगे पढ़ते हैं हम चंद्रमा। तो देखिए चंद्रमा क्या है। चंद्रमा के बारे में देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए बड़ा दिखाई पड़ता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, और चंद्रमा की दूरी है पृथ्वी से वो 3,84,400 किलोमीटर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा ये, आप नोट कर लीजिए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर। इसके बारे में देखते हैं उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चंद्रमा जो है उपग्रह है, तो ये पृथ्वी के चारों ओर क्या चक्कर लगाता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि ये हमारे क्या हैं? जो भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रह हैं। इसी क्रम में आगे की क्लास हम कल देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।